नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम चर्चा करेंगे सीईटी एग्जाम को लेकर। पहले हमने चर्चा की भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जो भी क्वेश्चन बन रहे थे। आज हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, जो हमें दिए हुए हैं मौलिक अधिकार, उनकी हम चर्चा करेंगे। एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है। आज दूसरा टॉपिक है मौलिक। उसके बाद में हमारे रह जाएंगे नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, क्योंकि ये चार टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पक्के प्रश्न आएंगे। 6 पारियों में एग्जाम होंगे तो पक्का एक पारी में 2-3 प्रश्न। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा जरूर दो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती। देखिए, बात करते हैं आज के सेशन की। मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, सबसे पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? पहला प्रश्न हमारा बन जाता है कि मौलिक अधिकार है संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार है क्या? वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए हमारे लिए अति आवश्यक है, वो कहते हैं। ये आपको फिर इसका उल्लेख हम बात करें, इसका उल्लेख है भाग 3 के अंदर। इसके अंदर है भाग 3, संविधान के भाग 3 के अंदर। संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का क्या है, देख दिया गया। अभी हम बात करें भाग 3 में, तो अनुच्छेद अनुच्छेद की बात करें, तो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख है। किसका? मौलिक अधिकार का। याद रखना, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे मूल जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो प्रेरित हम कहाँ से हुए? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से क्या हुए मौलिक अधिकार प्रेरित? ये भी आपको याद रखना है। सीधा पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों से भारत प्रेरित हुआ था, तो ऑप्शन में आ जाए। सबसे पहले हम बात करें ये मौलिक अधिकार का जो कहाँ से प्राप्त हुए, हमें कहाँ से जानकारी मिली। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे, ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन। कौन थे? 1215 में ब्रिटेन के सम्राट थे जॉन के ने नागरिकों को क्या लिखा? एक लिखित अधिकार पत्र जारी किया गया था। उसे ब्रिटेन के अंदर मेग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मेग्ना कार्टा कहा गया। इसी के आधार पर भारत के अंदर भारतीय जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा कहा। यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा, ये प्रश्न पूछा जाता है सीधा। भारत का मेग्ना कार्टा। ठीक है, मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भारत का मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। ये आपको याद। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए कि जो मूल अधिकार है वो किस सूची का विषय है। यह भी प्रश्न बन सकता है। तो सूची आपसे पूछे जाए कि सूची का विषय है, किस सूची का, तो ये हो जाएगा संघ सूची का विषय। किस सूची का? संघ सूची का विषय है कौन सा? मौलिक अधिकार है। ये भी एग्जाम में प्रश्न। फिर आपसे पूछा जाए कि ये मौलिक अधिकार हैं, तो इस पर कानून कौन बनाएगी? तो कानून बनाएगी संसद। कानून कौन बनाएगी इन पर? संसद। कौन बनाएगी? संसद इन पर कानून बनाएगी। ये भी सीधा एग्जाम में कानून की बात करेंगे तो संसद इस पर जो है कानून बना। ये आपको याद। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको याद रखने हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। इसका आंसर भाग 3 के अंदर है। इसका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, आगे हम 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। थोड़ी सी हेडलाइन लेकर आया हूं ताकि आपको याद हो जाए कि कौन कौन से मूल अधिकार है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। कितने हैं वर्तमान में? आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर हम बात करेंगे 7 मौलिक अधिकार। लेकिन अब पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, जो सूची से हटा दिया गया। याद रखना है, मूल संविधान से आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा?
मूल संविधान में 7 हो जाएंगे और वर्तमान में 6 मूल अधिकार। देखिए, सबसे पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कितना है? 14 से लेकर 18 तक कौन सा है? सभी को समानता। ठीक है, तो समानता या आपसे पूछा जाए समता। हमने प्रस्तावना में बात की थी इन सब शब्दों की, इसीलिए प्रस्तावना को लिखा गया है। इन पूरे संविधान की जो उल्लेख है वो प्रस्तावना के अंदर मिलता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 याद रखना है, 4 और 8 सीधा। ठीक है, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या दिया हुआ है? संविधान के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, मानव से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। एक प्रश्न पक्का सीधा यहां से आएगा, ऐसे भी पूछा जाए आपसे, एक आएगा या तो सत्य सत्य से या मिलान चिन्ह से, किसी प्रकार एक प्रश्न सीईटी की पक्का है। फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये हमारे भारत के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। ठीक है, याद रखना। अब बात की थी हमने 12 से 35 तक, बात कर ली हमने 12 से 35 तक, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो 14 से लेकर स्टार्ट होते हैं। अब देखो 12 और 13 में क्या दिया हुआ है। हम बात करें अनुच्छेद 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 के अंदर हम बात करते हैं इसकी। अनुच्छेद 12 के अंदर हम बात करें, अनुच्छेद 12 के अंदर हम बात करें तो राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा दी हुई है इसमें। राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा मतलब क्या है? राज्यों की परिभाषा मतलब ऐसे संस्थाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, सरकार द्वारा उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम किया जाता है, वो है। ऐसा नहीं है कि राज्य शब्द का उल्लेख है इसमें। राज्य शब्द की परिभाषा मतलब जो भी संस्थाएं सरकार द्वारा चलाई गई है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करती है सरकार के अंदर, उन पर राज्य शब्द यानी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध करवाता है। न्यायिक पुनरावलोकन, सीधा पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 13। ये आपको याद रखना है। एक इसमें इस शब्द को, विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है 13(1) के अंदर। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है सीधा। ठीक है, तो ये दो अनुच्छेद ये है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। ये अनुच्छेद 13(3) के अंदर है, विधि शब्द अनुच्छेद 13(3) के अंदर, तो सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। ये भी चीजें याद रखनी है साथ साथ। मौलिक अधिकार 6 है और हम बात करें तो 7 है। वैसे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। उसके बाद में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। फिर हम स्टार्ट कहां से होता है? 14 से लेकर 32 तक, लगभग 35 तक चलता है। लेकिन 12 और 13 के अंदर मैंने आपको बता दिया है जो एग्जाम में पूछा। आगे प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको नवरात्रि स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। 50% छूट है सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। प्रताप क्लासेस पर ओनली आपको टेस्ट सीरीज और सीईटी एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट है। आप अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जैसे आप पॉलिटी की तैयारी करें तो स्पेशल मेरी जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं या प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। और सभी टेस्ट सीरीज पर कितनी है? आज रात्रि 12 बजे तक 50%, यानी सभी हमारी लगभग कितनी 100 रुपए में टेस्ट सीरीज है, वो कितने रुपए में मिलेगी? अब 50 रुपए में मिलेगी सारी की सारी। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लेना आप, करंट की भी है, सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की है, जो भी आप देखकर 50% के हिसाब से ले सकते। आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? इनमें से बताना है कि कौन सा जो मूल अधिकार है वो नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखिए ये है, ये भी है
और ये भी है, लेकिन सूचना का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ये क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, प्रदान नहीं किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लीगल अधिकार है, विधिक अधिकार है। क्या है? विधिक अधिकार है, जिसे कहते हैं कि कानून द्वारा लीगल अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है। ठीक है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त है, ये भी याद रखना। अब सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत क्या है? नागरिकों को प्राप्त है, जो एक विधिक अधिकार है। इसमें जो सी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में क्षमता के अधिकार का प्रावधान है? क्षमता, हमने बात की समानता का अधिकार, समानता का अधिकार हमने बात की सबसे पहले, तो कहां से था? 14 से लेकर 18 तक। कहां तक था? 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। अब इसमें देख लीजिए, 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है। जवाब दीजिए, मैंने पहले आपको बता दिया है। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा इसमें? क्षमता का, ओनली क्षमता का अनुच्छेद 14 हो जाएगा, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। इसी क्षमता के अधिकार की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे बारीकी सी, देखिए हम बात करें सबसे पहले हम 14 अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 की हम बात करें। अनुच्छेद 14 के अंदर क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हम बात करते हैं विधिक, क्या हुआ है? विधिक या कानूनी क्षमता का अधिकार, कानूनी, विधिक या कानूनी समानता सब में होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 कहता है। फिर अनुच्छेद क्या कहता है? 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? सारों की बात करेंगे। धार्मिक समानता, ये याद रखना, ये कौन कौन सी समानता है? धार्मिक समानता। ठीक है, ये किस में है? 14 के 15 के अंदर है। फिर अनुच्छेद 16 के अंदर हम बात करें, अनुच्छेद 16 सारे के सारे याद रखने, सीधा क्रम पूछा जाएगा। अवसर की समानता, बहुत बार पूछा जाता है कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद में? अवसर की समानता, सीधा का सीधा क्रम आएगा ये मिलान चिन्ह के रूप में। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, कौन सा है? सामाजिकता की समानता, सामाजिकता, सामाजिक की समानता, सामाजिक समानता। ठीक है, सामाजिक समानता जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है उसकी बात कर रहे हैं। वैसे अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है और 18 के अंदर उपाधियों का अंत है। लेकिन आपसे क्षमता के अधिकार के अंदर पूछा जाए निम्न में से कौन सा समानता का अधिकार नहीं है इनमें से, तब आपको आंसर करने। फिर 17 के अंदर आ गया अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता। ठीक है, बारीकी से प्रश्न यहां से बनते हैं अंदर से, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, यहां से प्रश्न बनेगा एक, तो ये आपको याद रखना है। 14 से 18 तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इसी के अंदर फिर हम बात करें विधि के समक्ष समता जो है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से ली गई है। एक इसमें शब्द आता है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, समान संरक्षण, ये कहां से लिया गया आपसे पूछा जाए? दोनों अवधारणाएं अलग है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है, विधियों के समान संरक्षण जो है अमेरिका से ली गई है। कहां से? अमेरिका से ली गई है, ये आपको याद रखना है। ये 14 के अंदर ये बातें है, ये थोड़ी सी याद रखनी है। इसका आंसर मैंने बता दिया, ए हो जाएगा। आगे आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत, छुआछूत मतलब छुआछूत की भावना या उन्मूलन कह सकते हैं। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें दिया हुआ है? 14 में नहीं है, 15 में नहीं है, 16 में नहीं है, 17 के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाए, यानी छुआछूत का अंत किया जाए। ये गजब का प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है और सीईटी के एग्जाम में मुझे लगता है पक्का आएगा। ठीक है, इसके तहत हम बात करें तो अस्पृश्यता जो है एक्ट भी बनाया गया है, उस एक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है अस्पृश्यता
अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कह सकते हैं हम, निवारण अधिनियम। ये सीधा पूछा जा सकता है भाई, अधिनियम में कब बना, ये भी बनाया जा सकता है। निवारण अधिनियम कब बना, 1955 है, सीधा का सीधा पूछा जाएगा, ऑप्शन में यही डाले जाएंगे। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण। क्या कर दिया, सिविल अधिकार संरक्षण, अधिकार संरक्षण। ठीक है, याद रखना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 कर दिया अभी, अब अधिनियम 1977। ठीक है, ये भी याद रखना, बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं। एक और अब आपसे पूछ ले कि निम्न में से इस अनुच्छेद को गांधी जी का अनुच्छेद कहते हैं, गांधी जी का, महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहते हैं। देख लीजिए, महात्मा गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो कहते हैं अनुच्छेद 17 को कहते हैं, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। फिर एक शब्द आपसे पूछा जाए कि जो अस्पृश्यता है, क्या ये संविधान में परिभाषित किया गया इस शब्द? बिल्कुल नहीं, इस शब्द को बिल्कुल भी जो है संविधान की, जो संविधान है भारत का, उसमें इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया है, नहीं परिभाषित किया गया है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, इतना आपको याद रखना। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रकार के आएंगे, देख लेना, सीधा का सीधा इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके, बिल्कुल है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया आपको। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, ये भी बता दिया है, बिल्कुल। अनुच्छेद 17 इसके बारे में अभी मैंने बताया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 18, ये भी बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो देखिए, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत, छुआछूत 17 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। 18 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 18 के अंदर है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये पूछा जाए आपसे, किसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत किया गया है। आगे, संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं होगा मौलिक अधिकार, भी बताइए। क्षमता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का अधिकार बिल्कुल नहीं है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो इसमें सी नंबर आंसर हो, क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर, संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब हम चर्चा करें संपत्ति के अधिकार। मूल संविधान में तो ये था, मूल संविधान जब के अंदर था तो उस टाइम मौलिक अधिकार 7 थे, और 7 के बाद में इसे हटाया कब गया? 46वां संविधान संशोधन। कब? 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे वहां से हटा दिया गया। अब ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है भी कौन से इस संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 46वां याद रखना है, किसके? 46वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। अब इसे कहाँ डाला गया? पहले ये कहाँ पे था? संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ पे था? ये था अनुच्छेद 19(1)(f)(31) के अंदर था ये, आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, भाग 3 के अंदर, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अब इसमें, अब इसको कहाँ डाला गया है? अनुच्छेद जो है संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, अब इसे डाला गया है 300 कै, अनुच्छेद 300 कै
और भाग 12 के अंदर है, ये भाग 12 के अंदर। ये डिटेल आपको बस इतनी याद रखनी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, और राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो अच्छे। आगे हम चर्चा करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता स्पष्ट लिखा हुआ है, बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, वीडियो के समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो भाषण की स्वतंत्रता इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, और ये प्रेस की स्वतंत्रता किसके अंदर है? अनुच्छेद 19(1) के अंदर है, ये याद रखना है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता हम कह सकते हैं। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 प्रकार की, 7 प्रकार की, 8 प्रकार की, 9 प्रकार की। मैंने बताया था कितने प्रकार की, कल प्रस्तावना के अंदर 6 प्रकार की। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी हम बात करेंगे कौन सी? पहली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी सम्मेलन की, सम्मेलन करने की। ठीक है, तीसरे की बात करें, तीसरा संघ बनाने की, संघ बनाने की। ठीक है, ये सारे पूछी जा सकती है कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है अनुच्छेद 19 के तहत। फिर आपसे पूछा जाए आबाद, क्या हो जाएगा? एक याद रखना, आबाद, आबाद संचरण, संचरण, आबाद संचरण। एक पांचवी और कौन सी हो जाएगी? निवास, एक हो जाएगी निवास। और छठी अभिव्यक्ति होगी, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की शक्ति है, स्वतंत्रता है। आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। निवास की एक हो जाएगा व्यापार करने की। कौन सी? व्यापार करने की। ये सीधा ऑप्शन में डालेगा कि निम्न में से अनुच्छेद 19 के तहत कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की है, बोलने की है, सम्मेलन कहीं भी हम कर सकते हैं, संघ बनाने की है, आबाद संचरण की है, निवास की है और व्यापार की है। इसका आंसर भी 6 प्रकार की हो जाएगी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? कोई भी अपराध है, उसके अभियुक्त को, जिसने अपराध किया है, अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? बाध्य नहीं किया जा सकता, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? इसका जवाब दीजिए आप। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 20(3). कौन सा? अनुच्छेद 20(3), जिसे आत्म अभिसमन से मनाही, आत्म क्या हो जाएगा? आत्म अभिसमन, समन से मनाही, ये है अनुच्छेद का नाम। ठीक है, आत्म अभिसमन से मनाही। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार एक है। कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार याद रखना है। अब आपको याद रखें, पूछा जाए कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार, या आपसे पूछा जाए जीवन जीने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 क्या? अनुच्छेद 21 के अंदर है। 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमें। अभी आपसे पूछा जाए इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर जी ने इसे कहा, क्या कहा? अनुच्छेद 21 को, यानी जीवन के अधिकार को कहा संविधान का मैग्ना कार्टा है। याद रखना भाई, संविधान का
मेघना काटा है, संविधान का मेघना काटा है। ठीक है, भारत का मेघना काटा किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं। और आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मेघना काटा किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 21। फिर हम बात करें अनुच्छेद 21 की, जो हम प्रेरित हुए हैं वो कहाँ से हुए? जापान से ली, धारणा जो है जापान से ली गई है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। तो इसका आंसर मौलिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक व सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार में सांविधिक अधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? मूल अधिकार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, बार बार। अनुच्छेद 21 क के अंदर है। पहले तो बात रखना है 6 से 14 वर्ष क्या है? निःशुल्क बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 21 सबसे पहले तो याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा है? 21 क। कौन सा हो जाएगा? 21 क। अनुच्छेद कौन सा है? 21 क। कौन सा? अनुच्छेद 21 क। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 क। ठीक है, ये याद रखना है 6 से 14 वर्ष की आयु के। इसमें लिखा हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब ये जोड़ा कब गया? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष, ये पूछा जाता है। तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब भाई? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट बात और बार बार पूछा जाता है। और ये प्रभावी हम बात करें तो प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ था। 88वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी आरटीए 2009 के तहत हम बात करें के अंदर 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की जाएगी। ये उल्लेख है कहाँ पे? मूल अधिकार के। आगे, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। अनुच्छेद 19 है, 19 नहीं है, 19 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 स्पर्शकांता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 नहीं है, अनुच्छेद होगा इसका 24। अनुच्छेद 24 के अंदर, अनुच्छेद 24 के अंदर बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है अनुच्छेद 24। यानी अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, जो क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं हैं, ने काम नहीं करवाना है कारखानों के अंदर। ये याद रखना है, ये बात मूल अधिकार के अनुच्छेद 24 में कहा गया है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक है उन्हें कारखानों में नहीं कार्य करवाया जाएगा। ये याद रखना। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27 के अंदर दी गई है। याद रखना। ठीक है, अनुच्छेद 27 के अंदर यह कहा गया है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति। आगे, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, मुंबई राज्य बनाम पलसारा 1951। इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों से संबंधित है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद है 1967। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये पूछा जाता। पहले हमने इनके बारे में प्रस्तावना के अंदर भी पढ़ा था, वाद जो मैंने बताए थे, और इसके अंदर भी है। तो इसने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय यानी मौलिक अधिकार के अंदर जो संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस वाद ने कहा कि मौलिक अधिकार के अंदर, मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। ये इसने कथन कहा, जो आपको याद रखना है। लेकिन संशोधन किया जा सकता है, ये आपने देखा है, संशोधन किया भी गया है, तो याद रखना। एक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि
मूल ढांचे का उल्लेख है उसमें और संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार के अंदर उसने कहा कि संशोधन कर सकती है। बस ये दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन से प्राप्त नहीं है? विदेशी जो आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उनको कौन सी? तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं है। किनको? जो विदेशी नागरिक आते हैं, याद रखना भी, विदेशी नागरिकों को। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से किस किस को कौन सा अधिकार प्राप्त है। सबसे पहले बात आए कि केवल भारत को प्राप्त है। जो पूछ ले कि केवल भारत को जो प्राप्त है, केवल केवल जो भारतीयों के लिए प्राप्त है मौलिक अधिकार, केवल भारतीयों के लिए, केवल भारतीयों को प्राप्त अनुच्छेद। कौन से हो जाएंगे? केवल जो भारतीयों को प्राप्त है, अनुच्छेद 15। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 15। और कौन सा हो जाएगा? 15, 16, 19 और 29 और 30। ये क्या है? केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, याद रखना। सीधा पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। अब आपसे पूछ ले कि भारत और विदेशी दोनों को, भारत को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है, तो कौन कौन से? बाकी देख लो कौन कौन से बच्चे हैं। 14 है, 20 है, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा? 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, और कौन सा हो जाएगा? 25 भी है, 26 भी है इसमें, ये याद रखना, 27 भी है, 28 भी है और 32। ये सारे के सारे क्या है? जो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, 14, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, 26, 27, 28 और 32। रट्टा मार लेना, सीधा प्रश्न आएगा निम्न में से भारत या विदेशियों को प्राप्त नहीं है इनमें से। ठीक है, तो केवल भारतीयों के लिए ये है। अब ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यहाँ से पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30। फिर व्यक्तियों के विरुद्ध संरक्षण स्पेशल 15A, 15(2), 17, 23 और 32। ये याद रखना। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो है प्राप्त नहीं है। अब आपको बताइए कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है जो इनको प्राप्त नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? किसके लिए? अल्पसंख्यक के जो हित के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ये याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29 हो जाएगा, अनुच्छेद 29। फिर बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित किया गया? जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके लिए स्पेशल एक अधिनियम बनाया गया। वो किस अधिनियम के तहत? 1976 के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 इसका आंसर। सीधा पूछा जा सकता है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया गया? 1976 में पारित किया गया। अब मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ, कुछ अधिनियम है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले हम जो अधिनियम की बात करेंगे वो है पहला ही बंधुआ मजदूरी अधिनियम। अधिनियम बनाया गया वो अभी मैंने बताया 1976 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1976। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा अधिनियम कौन सा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है? दूसरे की बात करें, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, या निवारण कह सकते हैं, या रोकथाम अधिनियम 1956। फिर तीसरे की बात करें, कारखाना अधिनियम,
कारखाना अधिनियम, ये भी याद रखना है, ये कब पारित किया गया था? कारखानों के लिए कारखाना अधिनियम 1948। कब? 1948 में। अगला देखिए, बाल श्रम निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम, ये है 1986। ठीक है, 1986। फिर एक और, बाल संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, तो ये याद रखना है। और 1986 वाले में 2016 के अंदर संशोधन किया गया है, 2016 में संशोधन भी किया गया है। ये अधिनियम है जो परीक्षा में बार बार सीधे के सीधे पूछे जाते हैं कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम, रोकथाम अधिनियम, याद कर लेना यहाँ पे रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? 1976 में। दूसरा, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये याद रखना है, रोकथाम। फिर कारखाना अधिनियम याद कर लेना, 1948 के अंदर पारित किया गया। फिर बाल श्रम निषेध, ये यहाँ पे निषेध है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, जिसे 2016 में भी संशोधन किया गया। फिर बाल संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, और ये सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है रोकथाम और अधिनियम बनाए गए हैं, मौलिक अधिकार हम कह सकते हैं कौन कौन से। अगला प्रश्न देखिए, मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग की बात करेंगे तो किस वर्ष जो है अपनी जो है बात करें, रिपोर्ट तैयार की गई? 1980 के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980 के अंदर मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की गई। हम बात करें मंडल आयोग क्यों बनाया गया था, यानी हम बात करें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1976 को मोरारजी देसाई सरकार द्वारा जो है एक पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है गठन किया गया था, ये भी याद रखना है। और जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बीपी मंडल के नाम पर रखा गया था। बीपी मंडल बिहार के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। याद रखना है, मंडल आयोग 1980 में। ठीक है, तो कब है? 1980, 12 दिसंबर 1980। डेट भी आपसे पूछा जाए, 12 दिसंबर 1980 को पारित किया गया। 1980 को मंडल आयोग लाया गया, किसके लिए? जो अन्य पिछड़ा वर्ग थे उनके लिए, जिसमें पिछड़ों वर्गों के लिए 27% आरक्षण की भी सिफारिश की गई। ये थोड़ा सा आपको आंसर 1980 हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? सशस्त्र बलों के सदस्यों को के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी प्रतिबंध किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अच्छा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो अनुच्छेद 33 हो जाएगा। अनुच्छेद 33 इसका आंसर हो जाएगा। संसद को अनुच्छेद 33 की शक्ति प्रदान की गई है कि वह सशस्त्र बलों या खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित करने वाली विधि बना सकती। ठीक है, तो ये याद रखना, अनुच्छेद 33 के तहत है कि वह सशस्त्र बलों, एक जो खुफिया एजेंसी है, वह लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले जो सुरक्षा बल है, उनके लिए भी स्पेशल समिति बनाई है। अनुच्छेद 33 के अंदर मौलिक अधिकार है। क्या किया जा सकता है? उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, प्रतिबंधित, अनुच्छेद 33। फिर मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। बड़ा गजब का प्रश्न है, किसके द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। मोस्ट कर लेना, ये मोस्ट कर लेना कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कब किए जाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख कहां पे है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर, यानी अनुच्छेद 352 के अंदर है भी, क्या पूछा जा सकता है? अनुच्छेद 352 के अंदर है ये राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अंदर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल दो प्रकार से, एक तो हम बात करें अनुच्छेद 358, दो प्रकार से, अनुच्छेद 358 क्या है, और अनुच्छेद है 359। अनुच्छेद 359 की बात करें,
2 है और दोनों पूछे जाते हैं बार बार। 358 की बात करें तो इसमें आ जाता है युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण भारत व उसके क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी होता है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। ठीक है, याद रख लेना। जब युद्ध जब युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण भारत के क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, भारत के क्षेत्र पर अधिकार पड़े, तो जो अनुच्छेद 19 है वो क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या है वो आप देख लेना। अनुच्छेद 19 के अंदर मैंने बताया है, तो अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ये याद रखना है। अनुच्छेद 58 के तहत पूछा जाए कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण अगर भारत के किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो तो वहां पे अनुच्छेद 19 निलंबित होगा। अगर बात करें अनुच्छेद 359 की बात करें, 359 इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद, इसके अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी सब निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 20 व 21, अब सीधा प्रश्न आता है, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति बाकी सबको क्या अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं। याद रखना 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं अनुच्छेद 359 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, और ये अगर युद्ध व बाह्य आक्रमण या सशस्त्र हम कह सकते हैं भारत के अंदर कोई होता है, ठीक है, तो उसके अंदर अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित होंगे और इसके अंदर 19 हो जाएगा। ठीक है, अगर बाह्य आक्रमण आते हैं तुम्हारे, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है तो। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान की गई है किसके अंदर भी, किसके अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय को इसकी शक्ति दी गई है। ठीक है, याद रख लेना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुलवरक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, पुलवरक है। इसका आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्ष का मतलब होता है व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पुलवरक इसलिए कहते हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश जारी कर सकता। ठीक है, ये आपको याद। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन है, इसे बताना है। देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया, बिल्कुल सही है ये कथन है। इसका 1 नंबर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा, याद रखना, मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका जो रिपोर्ट जारी करवाई गई थी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए। याद रखना भाई, इसके द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए मोतीलाल नेहरू द्वारा ये प्रयत्न किया। ठीक है, आगे, अगला, निवारण नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 माह तक उसे बंदी बनाया जा सकता है। किसके अंदर, निवारक नजरबंदी के अंदर ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 322(4) के अंदर। अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद 22(4) के अंदर दिया हुआ है। अनुच्छेद 22(4) के अंदर दिया हुआ है कि निवारक नजरबंदी का प्रावधान है। निवारक नजरबंदी का प्रावधान, निवारक नजरबंदी का प्रावधान इसके अंदर है, अनुच्छेद 22(4) के अंदर दिया हुआ है। बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक हम बंदी बनाया जा सकता, ये आपसे पूछा जा सकता। ठीक है, आगे, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये हम लगाते हैं हर घर तिरंगा। ठीक है, तो
निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज, यानी पहले सरकारी जो भवन थे उन पर ही लगते थे, लेकिन अभी सरकार द्वारा आपको पता है हर घर तिरंगा कर दिया है। तो किस अनुच्छेद के तहत ये लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? 19 एक या कै के अंदर ये हमें प्रावधान ये हमारे लिए है कि हम प्रत्येक भवन यानी निजी प्राइवेट भवनों में भी अब झंडा लगा सकते हैं। ठीक है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 के द्वारा ये हुआ था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान किया नहीं किया गया है? अब ये पूछा गया था, देखिए जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 का पेपर है। ठीक है, पेपर फर्स्ट के अंदर कि निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है? हथकड़ी न लगाने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने का। तो नहीं प्रदान किया गया वो है हथकड़ी न लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आगे, छेद 16(4) के संबंधित है किससे? अभी ये भी जूनियर लीगल जो लीगल ऑफिसर के अंदर आया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से, अल्पसंख्यकों आरक्षण से, महिला आरक्षण से, पदोन्नति में आरक्षण। तो ये होगा, याद रखना 16(4) के पदोन्नति में आरक्षण से। आगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? ये भी जूनियर इसमें लीगल में पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15(2). कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15(2). ये इतने ही प्रश्न थे मौलिक अधिकार से संबंधित, लगभग प्रश्न जो बन रहे थे मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से इस क्लास का रिवीजन करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो साथी सीईटी एग्जाम की तैयारी कराए, आपको अच्छे तरीके से जो मैं क्लास से लगा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। पहले हमने प्रस्तावना की बात की, बारीकी से जो प्रश्न बन रहे थे उनकी चर्चा की, फिर हमने मौलिक अधिकार की चर्चा की। अब आगे अगला टॉपिक नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। तो सभी साथी अच्छी तरीके से नीति निर्देशक तत्व पढ़ के आना। और प्रताप क्लासेस पर सभी टेस्ट सीरीज पर 50% की चल रही है, आपको अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज लेना और अच्छे तरीके से पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।